नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल 2025 बेहद ही खास सबके लिए हो, इसलिए हम मनी गुरु का आज का एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। पर साल 2024 इसको याद करना तो बनता ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईज और लोज का साल रहा है, काफ़ी नरम कुछ गर्म साल रहा है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि 2024 से आगे बढ़कर 25 में अब हमारी प्लानिंग निवेश की क्या होनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, फंड्स कौन से हैं, 10 दमदार फंड्स जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चर्चा हमारी रहने वाली है। कहाँ नया पैसा लगाएं, नए निवेशक कहाँ इन्वेस्ट करें, ये पूरी जानकारी हम आपको आज के शो में देने वाले हैं। और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स, और उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार साल 2025 में कहाँ है निवेश के मौके और उनकी नजर में है कौन से 10 दमदार फंड। स्वागत करते हैं हमारे शो में आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज का, और साथ ही रूंगटा सिक्योरिटीज में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा भी हमारे साथ हैं। फिरोज और हर्षवर्धन दोनों का बहुत स्वागत है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार नए साल में फिर से आप दोनों के साथ शो करने का मौका मिल रहा है, और जो निवेशक है, दर्शक है, आपसे कुछ बेहतरीन स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स 2025 में भी अब लेंगे। पर जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि हम नए साल में तो आ गए हैं, पर 24 को याद करना बनता है, क्योंकि 2024 कई मायनों में बेहद खास रहा है। फिरोज, आपकी नजर में 2024 के हाइलाइट्स क्या रहे हैं? स्वाति जी, हाइलाइट्स जैसे आपने कहा कि नया साल आता है तो इट्स ऑलवेज गुड टू रिफ्लेक्ट बैक और देखेंगे क्या हुआ साल भर में। तो काफ़ी सारे हाइलाइट्स रहे हैं, बट आई थिंक पहले तो देखेंगे मार्केट का दायरा क्या था, किस कैनवस पे निफ्टी मूव की है। तो उसको अगर हम रिफ्रेश करें तो लोवेस्ट पॉइंट थी 21,239 निफ्टी की 21 जनवरी 2024 में, और सबसे पीक था कि 26,216। तो ये जो 5,000 का दायरा था, विच आई थिंक इज अ टाइट रेंज फॉर अ फुल ईयर, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि पूरे साल में क्या एब्सोल्यूट चेंज कल तक हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का इजाफा हुआ है निफ्टी में, जो 11-12% की रिटर्न मानी जा सकती है। और ये है इंसिडेंटली मीडियन रिटर्न। मीडियन रिटर्न का ये मतलब है कि आधा टाइम उससे ज़्यादा सालों ने आधा टाइम ज़्यादा रिटर्न दिया, आधा टाइम कम रिटर्न दिया। सो 50% चांस की जो रिटर्न होती है उसको कहते हैं मीडियन रिटर्न। तो निफ्टी ने मीडियन रिटर्न दिया 2024 में ओवर अ पीरियड ऑफ द फुल 1 ईयर। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये साल जो था वो काफ़ी इक्विटी मार्केट्स के लिए एक हिस्टोरिकली ये अच्छे मौका ये था, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट की डिफरेंशियल थी वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ऑलमोस्ट 15% की रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा डिलीवर किया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने। तो ये पोर्टफोलियोज के लिए अच्छा था कि ब्रॉडर मार्केट अच्छा करी। मिड कैप ने भी ऑलमोस्ट 12-13% निफ्टी से ज़्यादा दिया। आई थिंक उसमें ही छुपा होता है परफॉर्मेंस। निफ्टी के स्टॉक कम ही होते हैं डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास भी, और म्यूचुअल फंड के जो 155 फंड मैनेजर हैं वो भी निफ्टी के स्टॉक्स कम होते हैं। और ब्रॉडर मार्केट की रैली 2024 में बेहतरीन रही, ये सबसे अच्छी बात रही है। ऑफ कोर्स मैं हर्ष साहब का वक्त नहीं खाना चाहूँगा, सो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम हिम, सो आई स्टॉप हियर। ओके, तो हमने 24 में समझा क्या खास रहा, और क्या कौन से हाईज मोमेंट रहे, कौन से लो मोमेंट रहे। पर चलिए हाई की बात करते हैं। और हर्षवर्धन, चलिए, क्योंकि फिरोज ने आपको ये इनिशियल कमेंट्स देने का मौका दिया, विदाउट एनी फर्दर अडू, जो हमें हाई लगा वो लगा रिटेल इन्वेस्टर्स का बाजार पर भरोसा, एसआईपी के नंबर्स जो कि अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। 25,000 करोड़ के पार जो ये नंबर हमने जाते हुए एसआईपी में देखा 2024 में। उम्मीद यही करते हैं कि 25 में और भी ज़्यादा मैनिफोल्डियो बढ़े, और उसका जो पेनिट्रेशन है, वाकई जो दायरा है, और भी ज़्यादा बढ़े। लेकिन ये जो एक हाईलाइट रहा, ये 2025 के लिए क्या एक राह दिखाता है? वेल देखिए स्वाति, ये बहुत सही बात आपने कही कि 2024 में हमने मंथली एसआईपी नंबर्स जो हैं, ग्रॉस मंथली नंबर्स जो देखें, वो 25,000 करोड़ के पार जाते हुए देखे। अब ये चीज़ एक चीज़ दर्शाता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पावर ऑफ एसआईपी का जो बेनिफिट है वो समझ चुका है। लेकिन अभी तक अगर जो हम नए इन्वेस्टर्स देखें, जो मान लीजिए नए इन्वेस्टर्स 1 या 2 साल में मार्केट में एंटर किए हैं, उनको रियल फॉर्म में उसका फ़ायदा मिला नहीं है। एसआईपी का फ़ायदा कब मिलेगा? जब आप इसकी कंटिन्यूटी आप करीबन 4 से 5 साल मिनिमम करते हैं, तब आपको इसका रियल फ़ायदा मिलेगा भी। तो आपने इसके फ़ायदे समझ चुके हैं,
आपके कन्वीनियंस के रूप में आपने एसआईपी का जरिया अपनाया और इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन अब इसका रियल फ़ायदा आपको अगर चाहिए तो आपको ये अपने आप से कहना होगा कि चाहे मार्केट कोई भी दिशा में जाए, अगर 2025 से मान लीजिए मार्केट करेक्ट होता है या मार्केट और ऊंचाई छूता है, आप अपनी एसआईपी बंद नहीं करेंगे और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस दिन आपने एसआईपी के जरिए मार्केट टाइमिंग शुरू कर दी, आपने पूरा पर्पस एसआईपी का आपने डिफीट कर दिया है। सो सभी रिटेल इन्वेस्टर से जो नए आए हैं, जिन्होंने एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि सिर्फ ना 2025 बट 26, 27, 28, 29, 30 ये टारगेट लेके चलें और चाहे मार्केट कोई भी दिशा में जाए, आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करनी है। बिल्कुल, एसआईपी बंद नहीं करनी है, एसआईपी को जारी रखना है। पर एक बहुत ही एक फ्राइट, एक डर सा बैठ गया था, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन या यहाँ कहे कि क्या हो रहा है एफआईआईज को लेकर। फिरोज, एफआईआईज ने ज़बरदस्त बेतहाशा बिकवाली करना शुरू कर दिया, हमने अभी 2024 में देखा। तो क्या समझे नंबर से, जो आंकड़ों में जो दिखता है और जो रियल में है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? यस स्वाति जी, देखिए वो एसआईपी के इस पे मैं एक 30 सेकेंड्स लेना चाहूँगा, क्योंकि एक हिस्टोरिकल ईयर था। क्योंकि जब ये साल चालू हुआ था तो 17,600 की एसआईपी, 610 करोड़ की एसआईपी थी दिसंबर 23 की, दिसंबर 23 की। तो अब दिसंबर 24 की जो आंकड़े आएंगे, अभी आए नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट 25,000 छू लिया है। तो कितना इजाफे की बात कर रहे हैं हम? 7,500 करोड़ की एसआईपी का इजाफा। तो निफ्टी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 93 में प्राइवेटाइज हुई थी, उससे लेके 23 तक जो 30 साल होते हैं, उसमें आंकड़ा एसआईपी का धीमे धीमे बढ़ के 17,500 पे आया, और एक साल में ऑलमोस्ट उसकी 43% की राइज हो गई एक साल में, और 30 साल एक तरफ और उसका आधा एक साल में हुआ है। तो ये आपको इंडिया की रिटेल की जो क्षमता है वो दर्शाता है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब कमिंग टू एफआईआई की जो बिकवाली है, मैं जहां से एफआईआई की बिकवाली देखता हूं तो एक चीज बहुत क्लियरली उठ के आती है, जो ज्यादातर मीडिया में भी बात इसकी कम हुई है, कि माना कि एफआईआई ने टोटल साल में काफी सारा माल बेचा है इंडिया में, बट ये देखें कि उनके जो 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उसमें से 168 स्टॉक, जो कि 2/3 से भी ज्यादा होते हैं, उस स्टॉकों में स्मॉल कैप में उन्होंने शेयर की बढ़त देखी है। जनवरी 1 2024 को जितने शेयर थे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसमें एफआईआई ने बढ़ाया है स्मॉल कैप में। अगर कोई एफआईआई देश छोड़ना चाहता है और ज्यादा पैसा निकालना चाहता है तो वो स्मॉल कैप में पैसा ऐड नहीं करता है। तो जो भी पैसा गया है ये इसीलिए गया है क्योंकि रीअलाइनमेंट करते हैं। जैसे हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि अगर इक्विटी अच्छा करे और डेट खराब, तो थोड़ी सी इक्विटी बेच के डेट में जाना चाहिए। वही काम एफआईआई ने किया है। इंडिया वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, उसकी वजह से जो गड़बड़ा जाता है एलोकेशन, वो एफआईआई भी अपने $900 बिलियन में से 10-12 बिलियन इधर उधर कर रहा है, उसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर को चाहते हैं कि रियलाइन करे तो एफआईआई भी तो करेगा। अगर चाइना अंडर परफॉर्म करेगा, इंडिया ओवर परफॉर्म करेगा, तो थोड़ा चाइना खरीदेगा, इंडिया बेचेगा। इस रियलाइनमेंट के चक्कर में 12-15 बिलियन अगर चले जाते हैं तो उसमें हमें ज्यादा, we should not read too much between the line, especially when they are increasing their exposure in small cap of India. एब्सोल्युटली। अब इन्वेस्टर्स पर आते हैं कि उनके लिए क्या खास, अब उनको करना क्या है। हम हमेशा एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है 2025 में, आपको एसेट एलोकेट कैसे करना है। हर्षवर्धन, ये जो एसेट एलोकेशन है, क्योंकि हमने 2024 में देखा इक्विटी ने हाइज भी छुए, जैसा अभी फिरोज ने भी स्टार्टिंग में बोला था कि 26,000 के पार भी गए हम। हालांकि उथल पुथल जरूर रही, गोल्ड को हमने हाइज बनाते देखा, डेट में मौके 2025 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रेट कट होता है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। जब हर एक एसेट क्लास में कुछ ना कुछ अगर अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ रही है, तो 2025 में एसेट एलोकेशन का मंत्र क्या रहे? सो देखिए स्वाति, एसेट एलोकेशन पे एक चीज कहूंगा कि आप 2024 में एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, 2025 में या 2026 में या कोई भी साल में आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, आप एसेट एलोकेशन किस बेसिस पर करेंगे? आप आपके खुद की टाइम होराइजन पे, आपकी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए और आपके गोल्स क्या हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप एसेट एलोकेशन करेंगे। नहीं तो एक रिटेल इन्वेस्टर की 2024 में इनफैक्ट अगर हम देखें ना, तो उनकी सिचुएशन क्या थी वो बताता हूँ। आप अगर मान लीजिए कोई मूवी टिकट या कोई कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने की लाइन में खड़े हैं आप, और आप देखते हैं कि 3 लाइन है और दूसरी लाइन बहुत तेज़ी से चल रही है, तो आप अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में चले गए। पता चला जैसे ही आपने दूसरी लाइन में गए, ये लाइन चलने लग गई फिर से।
तो ये सिचुएशन रही है रिटेल इन्वेस्टर की। इक्विटी ने हाई टच किया था, गोल्ड ने हाई टच किया, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, वो पास्ट रिटर्न्स देख के अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं। तो जब इक्विटी ऑल टाइम हाई पे था तब हम देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने डेट वगैरह में से निकाल के इक्विटी में इन्वेस्ट किया। जब गोल्ड चलने लगा तो वो कहीं और से निकाल के गोल्ड में चले गए, तो गोल्ड ने थोड़ा करेक्ट किया, फिर इक्विटी ने करेक्ट किया। तो आपको ये, अगर आप सिर्फ टाइम देखते हुए कि मार्केट की चाल देखते हुए अगर आप अपनी लाइन बदलते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके अटकेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि आप कभी भी अपना प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, एसेट एलोकेशन को जो आप प्लान करें वो अपनी टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए, आपके रिस्क प्रोफाइलिंग को और आपकी गोल्स को देखते हुए करें। अगर आप मार्केट की कंडीशन को देखते करेंगे ना तो आप ये बार बार चेंज करके लाइन बदलते रहेंगे और पता चलेगा जिस लाइन में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको वही लाइन जाके स्लो हो जा रही है बाद में। तो एक बेसिक टाइम होराइजन को सिर्फ अगर ध्यान में रखें तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ जो रिटेल इन्वेस्टर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर किसी का टाइम होराइजन 8 साल से ज़्यादा है, विच मीन्स कि वो इन्वेस्टेड, उनके जो पर्पस है, गोल्स हैं या जो उनके जो भी रिक्वायरमेंट है वो 8 साल के बाद है, तो 80% वो इक्विटी में लगाएं और 20% डेट और गोल्ड में लगा सकते हैं। यही चीज़ अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 8 साल का है तो आप 60% इक्विटी, 30 डेट एंड 10 गोल्ड। 3 से 5 साल का है तो इक्विटी को घटा के 50%, 40% डेट और 10 गोल्ड। 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है तो इक्विटी को 30% रखें, 60% डेट एंड 10% गोल्ड। 1 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो 90% आपका डेट और 10% गोल्ड, विच मीन्स अगर 1 साल का टाइम होराइजन है आपका तो इक्विटी में बिल्कुल भी निवेश ना करें। सो अगर आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप बार बार मार्केट को देखते हुए अपनी लाइन नहीं बदलेंगे और आप एक चैन से अपने जो मकसद है इन्वेस्टमेंट्स का वो पूरा कर पाएंगे। ओके, तो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन मंत्रा, कुछ भी कह लीजिए, नए साल के लिए ये हर्षवर्धन से समझा, पर सेक्टर स्पेसिफिक जो एलोकेशन है इसको लेकर अब 2025 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कहां निवेश करें कहां नहीं करें ये भी समझना है, और 10 दमदार फंड, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की पसंद, इस पर चर्चा बस थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। इस साल कहां करें नए साल में इन्वेस्ट, और साथ ही कौन से रह सकते हैं आपके लिए 10 दमदार फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेक्टर स्पेसिफिक एसेट एलोकेशन कहां करें। फिरोज अजीज, हर्षवर्धन रुंगटा, दोनों से हम करें खास बातचीत। फिरोज, सेक्टर्स ये समझना मैं आपसे चाहूंगी, अब 2025 के आपके पसंदीदा सेक्टर कौन से हैं, कहां पर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और कौन से सेक्टर आपको लगता है कि थोड़ा दूर ही रहे इस टाइम पर तो शायद बेटर रहेगा। और स्वाति जी, सेक्टर पे जाने से पहले एक चीज़ जो हर्ष साहब को सुन रहा था मैं ब्रेक के पहले, कि जैसे एसेट एलोकेशन हर्ष साहब ने दिया डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मनी के लिए, बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो एक चीज़ तो लोग करना ही भूल गए, अपनी पूरी बैलेंस शीट को ठीक से लिखना। देखो, एसेट एलोकेशन सेकेंड स्टेप है। मैं भाई साहब से मिला, उन्होंने कहा मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, तो मैंने कहा सर पीपीएफ जोड़ा था, फिर जोड़ा तो 5.5 करोड़ पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा सर वो इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप जोड़िए, तो वो वापस 20 लाख डाला। फिर मैंने कहा दोस्तों को कुछ उधार दिया हुआ है वो जोड़िए। तो लोग अपनी पूरी बैलेंस शीट को पहले बनाएं, फिर आता है सवाल एसेट एलोकेशन क्या रखूं। उसके पहले दूसरा एक बीच में एक सवाल आता है कि आज मेरी एसेट एलोकेशन क्या है। ये इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि मैं शायद ही किसी से मिला हूं जिसके पास, अगर हर्ष साहब जैसा फाइनेंशियल प्लानर ना हो, जिनकी बैलेंस शीट करेक्टली डिफाइंड हो। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जिनके 72 करोड़ हैं, बट उनकी बैलेंस शीट ठीक से डिफाइन नहीं हुई, जब याद दिलाते हैं तो और 4-5 करोड़ जुड़ जाते हैं। तो ये करना ना भूलें, ये बहुत बड़ी गलती होती है, तभी एसेट एलोकेशन चालू कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया का जो एसेट एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है। 6.7% सिर्फ इक्विटी में है। स्वाति मैडम, आप कितने सालों से मीडिया पे प्रचार कर रही हैं कि पर्सनल फाइनेंस कर लें, 60% इक्विटी, 70% इक्विटी। इंडिया का एसेट एलोकेशन 820 लाख करोड़ में से सिर्फ 50 लाख करोड़ इक्विटी में है, बोथ डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया। तो पहले अपनी करंट एसेट एलोकेशन को देखें, फिर हर्ष साहब का जो 60% एलोकेशन है उसका गैप देखें और 2025 में उसको ब्रिज करने की कोशिश करें, जो कि हो नहीं पा रहा है एट एन इंडिया लेवल। तो मेरी हर निवेशक से, हर व्यूअर से ये विनती रहती है, क्योंकि जी बिजनेस इज मोस्ट वॉच्ड हिंदी न्यूज चैनल, आई एम रिक्वेस्टिंग। नाउ कमिंग टू
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था, सेक्टर कौन से हैं, मेरे हिसाब से आईटी फार्मा से अच्छी उम्मीद मैं करूंगा स्ट्रक्चरली 2-3 साल के लिए, नॉट 2025, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रही हैं दोनों सेक्टर्स में, ये हमारा रिसर्च कहता है, और उसको पैन आउट करने के लिए 2-3 साल लगेंगे, और उसमें निफ्टी से अल्फा 3-4% आने की उम्मीद है। रहा सवाल मोर ब्रॉडर थीम का, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हमने एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया था, तो अच्छा नहीं होगा अगर मैं वो आपको रिकमेंड ऑन योर चैनल ना करूं। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ब्रॉडर थीम है, भाविन जो फंड मैनेजर हैं वो खुद ही एनालिस्ट रह चुके हैं, इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपके लिए इन्वेस्ट करने की राय फिरोज की तरफ से आ रही है। वेयर नॉट टू, ये थोड़ा सा आप अगर फिर से बताएंगे, या क्या अवॉइड कर सकते हैं फिरोज वेरी क्विकली? देखिए, लो फ्री फ्लोट डिफेंस स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए कुछ रिकमेंडेशंस है फिरोज की तरफ से जिसको आप ध्यान में रखें, और डेफिनेटली न्यू ईयर में 2025 में अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं। पर अब जो नया इन्वेस्टमेंट हर्षवर्धन किसी को करना है, नए पैसे किसी को डालने हैं, नया इन्वेस्टर हर बार हर दिन मार्केट से जुड़ रहा है, उनके लिए रिकमेंडेशन आपके लिए विद इन इक्विटी कहाँ रहेगी, कहाँ पर नया पैसा लगाएं? किसी को एसआईपी करना हो या किसी को एक मुश्त निवेश अगर करना हो तो? अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू करना चाह रहा है तो आई थिंक द बेस्ट वे टू स्टार्ट, जो वो ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और इजी टू मैनेज रहेगा, वो है निफ्टी या तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स। तो बेसिकली सिंपल रहेगा कि भाई आप रोज़ अगर इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स बढ़ रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो ये सिंपल, लो कॉस्ट है और ईजी टू मॉनिटर है। दूसरे ऑप्शंस ऑफ कोर्स रहेंगे कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो मल्टी कैप फंड्स में। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है। तो फ्लेक्सी कैप फंड की जो मैंडेट है वो ये है कि फंड मैनेजर बेस्ड ऑन देयर ओन रिसर्च वो मार्केट के कोई भी सेगमेंट में से स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप का जो फॉर्मेट है वो है कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों में 25% मिनिमम एलोकेशन है, और बाकी का जो 25% है वो फंड मैनेजर अपने रिसर्च के बेसिस पे कॉल लेके एलोकेशन कर सकते हैं। सो इंडेक्स फंड्स एक ऑप्शन है, फ्लेक्सी कैप या तो मल्टी कैप। अगर कोई लमसम करना चाह रहा है तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स बहुत पॉपुलरली जिस नाम से जाने जाते हैं, सो बैलेंस एडवांटेज फंड्स, और या तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जिसमें आपको इक्विटी, डेट और कमोडिटीज, रीट्स, इनविट्स सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। सो अगर लमसम करना चाहें या एसआईपी करना चाहें, दोनों के लिए आपके पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स के ऑप्शंस हैं। इक्विटी स्कीम्स मैंने ऑलरेडी बता दी कैटेगरी वाइज, इंडेक्स फंड्स, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। आई थिंक दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस टू स्टार्ट विद। एक बार शुरू करें, जैसे आप कंफर्टेबल होते रहे तब आप दूसरी कैटेगरीज या दूसरे सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये नए इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए कुछ कैटेगरीज है जहां पर ध्यान रखें। पर फंड्स कौन से हो सकते हैं? फिरोज, मैं अब आपसे आपके पसंदीदा फंड्स जानना चाहूंगी जो कि आने वाले न सिर्फ नए साल के लिए बल्कि आने वाले कई नए सालों के लिए एक पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। स्वाति जी, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक और फ्रॉम ओनली 2025 सेक्टर्स, मैंने जो सेक्टर्स बताए थे वो लॉन्ग टर्म के थे। 2025 दर्शकों को बोलना जरूरी है। ABC बोलूंगा मैं, ऑटोमोबाइल, बैंक्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फॉर अ 1 ईयर पीरियड। उस 2025 की बात करें तो ये 3 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, FMCG को अवॉइड करना चाहिए। रहा सवाल फंड्स का, तो मैं 6 फंड्स बता सकता हूं आपको। फोकस्ड कैटेगरी में ICICI फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग मिड कैप कैटेगरी का, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो ताहिर बादशाह खुद ही मैनेज करते हैं, स्मॉल कैप फंड, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, HDFC फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, एंड क्वांट एक्टिव फंड मल्टी कैप फंड कैटेगरी का। 6 फंड मैंने बताए हैं, अलग कैटेगरी के हैं पूरे, ताकि एक ओवरऑल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल सके। एंड अगर आपके पास पैसे हों तो 6 के 6 खरीदना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक पोर्टफोलियो में एक संतुलन बना रहे। ओके, बिफोर आई गो टू हर्षवर्धन, फिरोज, जैसे आपने एक फोकस्ड फंड, देन मिड कैप इज देयर, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी, मल्टी कैप। हम यूजुअली हम देख रहे हैं कि मिड कैप का एक्सपोजर भी है, स्मॉल कैप, थोड़ा लार्ज कैप भी है। आपके इस पोर्टफोलियो को देखकर हम क्या समझे? एक लार्ज कैप की तरफ भी एक अच्छा एक्सपोजर रखने की कोशिश की गई 2025 में, कीपिंग इन माइंड द वैल्यूएशंस, और आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है विद इन दिस स्पेस?
यस स्वाति जी, देखिए लार्ज कैप का झुकाव तो हमेशा रहता है। आई थिंक इसीलिए मैं मैथमेटिकली लार्ज कैप आप कभी भी कोई भी 20 साल के लास्ट पोर्टफोलियोज देख लें, किसी एडवाइजर के देख लें, लार्ज कैप हमेशा सबसे ज्यादा हिस्सा होगा और मिड कैप स्मॉल कैप छोटा हिस्सा होगा। 30% होगा या फिर 40 होगा मिड कैप स्मॉल कैप। तो अगर मैं लास्ट ईयर की तुलना में, लास्ट ईयर 55 लार्ज कैप था ऑन 1 जनवरी 2024 हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, और 45% स्मॉल और मिड कैप था। तो आज अगर मैं वापस पोर्टफोलियो जो मैं आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं उसमें 62% लार्ज कैप है, तो 7% का इजाफा लार्ज कैप में हुआ और 38% हो गया स्मॉल कैप और मिड कैप में। इंडिया का स्मॉल कैप अब स्मॉल कैप नहीं रहा। वो 10 साल पहले जो स्मॉल कैप की साइजें होती थी और आज की जो साइजें हैं वो बड़ी अंतर है, 4-5 गुना फर्क पड़ गया। 2332 इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनएसई पे लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उसमें से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप टॉप 500 कंपनीज को ही ये 500 में ही पूरे आ जाते हैं। बाकी सबको माइक्रो कैप सेबी ने करार दिया है फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड स्टैंड पॉइंट। तो स्मॉल कैप से इतना ना घबराएं जितना आपको घबराना चाहिए, क्योंकि 2300 में तो सिर्फ 500 ही लिए, उसमें ही स्मॉल कैप भी आ जाता है। सो इट्स नॉट सो बैड टू हैव 38% इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ओके, ऑल राइट। तो ये पोर्टफोलियो मिक्स हमने फिरोज के पोर्टफोलियो का समझा, बेसिकली जो वो रेकमेंड कर रहे हैं। हर्षवर्धन, आपके जो आप पोर्टफोलियो रेकमेंड कर रहे हैं ऑफ फंड्स, उसमें कौन से टाइप के फंड्स आपने इंक्लूड किए हैं? सो वेल स्वाति, जो मैंने पहले बताया था कि आपके पास डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, इंडेक्स, आपके फ्लेक्सी एंड मल्टी कैप, इन्हीं कैटेगरीज की मैं आपको 5 स्कीम्स बता देता हूँ। सो आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड इस कैटेगरी का वन ऑफ द अर्लीस्ट फंड्स है और ट्रू टू लेबल डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, अगेन ट्रू टू लेबल। ये सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी में 70% से ज़्यादा रखना, बाकी सब में सिर्फ थोड़ा थोड़ा रखना नहीं करते हैं। वो एक्चुअली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो सारी कैटेगरीज में एलोकेशन देते हैं, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रीट्स, इनविट्स, सभी में आपको एक अच्छा खासा मिश्रण मिलेगा। इक्विटी कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स में ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। सो आपके एक इंडेक्स फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप। ऑल राइट, तो ये एक्टिव और पैसिव का मिक्स हर्षवर्धन के पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिला। और 10 दमदार फंड, बेसिकली फिरोज की तरफ से कुछ 5-6 फंड्स, और हमने देखा हर्षवर्धन की तरफ से 5 फंड, उनके पसंदीदा फंड्स उन्होंने बताए हैं फॉर द ईयर 2025। थैंक यू सो मच दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समझा हमने कि न्यू ईयर में क्या रखें अपने इस निवेश की स्ट्रैटेजी को, और आप सभी के लिए ये नया साल भी निवेश के लिए हैप्पी न्यू ईयर साबित हुए। इसी के साथ दोनों एक्सपर्ट्स को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।